हेलो एवरीवन। आप सबका मार्कशीट बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक सानी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गोल्ड डिगर। ये स्टोरी काफ़ी रोमांटिक, फनी और सरप्राइजेस से भरी होने वाली है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ईबो को, जो एक लग्जरियस रूम में बैठा था, आराम से एक पैर पर दूसरा पैर रखकर। सामने बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। वो रूम भी बहुत बड़ा था, जिसमें एक तरफ कुछ लोग कपड़े लेके खड़े थे, कुछ लोग ज्वेलरी के बॉक्सेस, और फिर एक तरफ कुछ लोग शूज लेकर खड़े थे। इवो ने उस सब की तरफ देखा। सबसे पहले डिजाइनर्स आगे आए। उन्होंने अपने शेल्फ को आगे करते हुए कहा, देखिए मिस्टर वांग, हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिजाइनर ब्रांड के कपड़े हैं। ये देखिए, ये एमसी क्वीन के कपड़े हैं। ये कहते हुए उस पर्सन ने उस पूरे स्टैचू को घुमाकर दिखाया। इवो ने उस ड्रेस को आगे से पीछे से पूरी तरह से ऑब्जर्व किया, लेकिन उसके चेहरे पर इम्प्रेसिव लुक नहीं आया। तो वो डिजाइनर तुरंत ही अपने नेक्स्ट पीस की तरफ बढ़ गया। उसने उसे दिखाते हुए कहा, देखिए, ये गुच्ची का है, बहुत ही रेयर कस्टमाइज सूट है। इवो के चेहरे पर अभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ऐसे ही वो डिजाइनर हर्मेस, शनाल, लुई विटॉन, कार्टियर और ऐसे न जाने कितने सारे ब्रांड्स के लग्जरियस कपड़े दिखाता गया। पर इवो के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं बदली, हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं आई। आखिरकार उस बंदे ने एक बड़ा सा बॉक्स जिस पर रिबन बंधा हुआ था वो खोला। वो बॉक्स तुरंत ही दो टुकड़ों में बंटकर खुल गया। उस पर एक कर्टन लगा हुआ था जिस पर टॉम फोर्ड का लोगो था। उस डिजाइनर ने उस कर्टन को हटाया। सामने एक ब्लैक कलर का डिजाइनर आर्ट पीस था, जिसे देखते ही ईवो की आंखों में हल्का सा चेंज हुआ, जैसे वो इसी की तलाश कर रहा हो। ये ड्रेस बिल्कुल एक माफिया जैसी वाइब दे रहा था, जैसे कोई सीक्रेट डेडली मनी बंदा ऑन करता हो, वही ऐसे कपड़े अफोर्ड कर सकता था। इवो ने हल्का सा नोट किया और उस डिजाइनर ने एक रिलीफ की सांस ली और फिर वहां से हट गया। उसके बाद बारी थी दूसरे पर्सन की, ज्वेलरी डिजाइनर की। वो सामने आया और उसने भी बहुत ही रेयर और एस्थेटिक ज्वेलरी दिखाई। इवो ने उसमें से कुछ पीसेस सिलेक्ट किए, जैसे रिंग्स, इयररिंग्स, ब्रूच, वॉच एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वेस्ट चेन। ज्वेलरी सिलेक्ट करते ही अब बारी थी शूज़ की। शूज़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसमें से इवो ने अपने आउटफिट को सूट करता हुआ फुटवेयर चूज़ किया। और इसके बाद सारे डिज़ाइनर्स वहाँ से चले गए। कुछ और सर्वेंट्स आ गए ईवो को रेडी कराने के लिए, जहाँ कोई उसके नेल ट्रिम कर रहा था, कोई उसके बाल बना रहा था, कोई उसे कपड़े पहना रहा था, तो कोई जूते। इन सब के बाद एक मेकअप आर्टिस्ट आया और उसने ईवो का मेकअप करना शुरू किया। उसकी मिल्की वाइट स्किन, जिसे वैसे तो मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मेकअप से उसके फीचर्स इन्हांस दिख रहे थे। आंखें और ज़्यादा शार्प लग रही थी। जॉलाइन की तो बात ही छोड़ो, ईवो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसे देखने पर से लोग बस हार्ट फेल करके गुजर जाए। जब वो पूरी तरह से रेडी हो गया, वहां से वो अपने बेडरूम की तरफ निकला, जहां उसका अल्फा पहले से ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था। ईवो ने इन सब चीजों में कुछ नहीं लगाया था, तो वो थे सेंट पेचेस और परफ्यूम, जो कि ईवो की ओरिजिनल खुशबू को छुपाता है। ईवो के उस कमरे के अंदर जाते ही अल्फा ने पॉसेसिवली ईवो को अपनी तरफ खींच लिया। सबसे पहले उसके सेंट ग्लैंड पर उसने अपनी नाक रखी, ईवो की खुशबू इनहेल की। ब्यूटीफुल, इंटॉक्सिकेटिंग। ईवो
इस खुशबू के पीछे अगर मैं इतना पागल हो सकता हूँ तो आई स्वेयर कोई भी पागल हो सकता है। ईवो के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ गया और वो सेन से थोड़ा सा पीछे हट गया। सेन ने अब ईवो के सेंट ग्लैंड पर सेंट पैच लगा दिया, फिर उसे कमर से अपनी तरफ खींच लिया। ईवो ने सेन के चेहरे पर अपनी एक फिंगर घुमाई और फिर उसे चैलेंजिंग लुक देते हुए बोला, होश में रहना। सेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और चीज़ का नशा हो कैसे सकता है। ईवो ने अब अपने ऊपर परफ्यूम अप्लाई किया और फिर सेन के हाथ में हाथ डाले वो उस कमरे से बाहर निकला। वो दोनों सिटी के सबसे लग्जरियस पार्टी हॉल पहुंचे, जहां जाने के नॉर्मल लोग तो क्या, अमीर लोग भी बस सपने देखा करते थे। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज होती थी, वो भी सुपर रिच लोगों की, जिनमें से एक था मिस्टर सेन शाहजहां, जो इस जगह पर राज किया करता था। यहाँ पर राज करने के या एस्टैब्लिश होने के कुछ ही रूल्स थे, जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए या कुछ ऐसी नायाब खूबसूरती जिसे देखने के लिए ही लोग पागल हो जाए। सेन के पास दोनों थे। उसके पास जो ओमेगा था उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था, और रिच वो तो खैर बस नंबर ही है, लग्जरी चीज़ों से दिखती है, उसकी ओमेगा से दिखती है। सिर्फ वो अकेला नहीं था जो यहाँ पर ऐसे रेडी होके आया था, उसके जैसे बहुत सारे थे यहाँ पर बिजनेस टॉक के लिए आए थे, जो ऑब्वियसली सीएन से बहुत सारे फेवर्स चाहते थे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना चाहते थे। इसलिए वो सब लोग भी सीएन के जैसे ही उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये सब इतना आसान नहीं था, सेन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सेन सुपर रिच था, न सिर्फ उसके दिमाग का कोई मुकाबला था, उसके लॉयल लोग वो भी सेन के लिए दिन रात मेहनत करते थे। कमी थी तो बस ईगो की, एक ऐसा ओमेगा जिसके ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है। सेन को बस एक ही परेशानी हुआ करती थी, सारे बिजनेसमैन लोग सेन का फेवर पाने के लिए उसे किसी न किसी ओमेगा को ऑफर करते थे, जो कि सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सेन मिस्टर शाओ मिस्टर सेन शाहजहां, एक ऐसा बंदा जिसके एक सिग्नेचर से पूरी की पूरी गवर्नमेंट बदल सकती थी, कई कंपनियां उभर सकती थी, डूब सकती थी, पूरा मार्केट पलट सकता था। वो सेन जिसके कदम रखने भर से पूरे रूम में साइलेंस फैल जाता था, कभी ऐसी पार्टीज अटेंड नहीं करता था, पर जब करता था तो सारे कैमरास उसके पेट की तरह उसके पीछे पीछे घुमा करते थे। इसलिए चाहिए था ईबो, जिसका बस एक ही काम था, दिखना सभी लोगों के सामने सेन का साथी बनकर दिखना, ताकि कोई रिच हायर अपनी डॉटर का रिश्ता सेन के लिए ना लेकर आए, ना ही किसी ऐसे डॉटी पॉलिटिक्स में सेन को खींचे जिसे सेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। एक तरह से ईबो उसकी ब्यूटी सेन के लिए एक शील्ड था, क्योंकि ईबो से ज़्यादा खूबसूरत पर्सन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जब तक वो सेन की बाहों में है, उनका पैर अनबीटेबल लगता था, कोई और उनके सामने खड़ा तक नहीं हो सकता था। पर ये लड़का, ये कोई लवर नहीं था, ना ही कोई पोजीशन, बस एक अरेंजमेंट था, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसका खुद का घर हुआ करता था, ऑब्वियसली सेन के द्वारा दिया गया, रिवर के पास, जिसकी सीनरी लोग सपने में तक नहीं सोच सकते थे। ऐसी घड़ियां पहनता था जो एक कंपनी से भी ज़्यादा वर्थ रखती थी, जो एक कदम भी रखे तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से ज़्यादा खर्चा हो। पर ये वर्थ इट था, क्योंकि वो शील्ड था सीएन का। जब भी कोई चैरिटी शो होता, कोई ऑक्शन होता, या फिर
ऐसी पार्टीज होती, उसे सेन के साथ रहना था, दिखना था सबके सामने, ताकि सेन के पास ऐसी कोई भी नॉइस ना आए जो उसे डिस्टर्ब करे। ये अरेंजमेंट बहुत ही परफेक्टली वर्क करता था। कोई भी सेन को इम्प्रॉपर ऑफर करने की कोशिश तक नहीं करता था, ना ही कोई भटकती आत्मा उसके आसपास घूमती। पर इस सब मुखौटे के पीछे असलियत बिल्कुल ही अलग थी। सेन ने ईवो को पब्लिकली कभी नहीं छुआ, ना ही कोई प्रॉमिस किया। किस और बाकी इंसान से तो बहुत दूर की बात है। ईवो ये बात क्लियरली जानता था वो सेन की लाइफ में क्या पोजीशन होल्ड करता है। वो बस एक कवर है, एक ऐसा पर्दा है जो सेन को बाकी दुनिया से अलग करता है, सेफ रखता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसे क्लियरली पता था सेन कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा। ये सारी चकाचौंध खत्म हो जाने के बाद जब वो क्वाइटली अपनी विंडो के पास बैठता था, बाहर की चमचमाती आती हुई रोशनी को देखता था, तब ये सच्चाई बिल्कुल किसी छुरी की तरह उसके दिल पर चलती थी। उसके खूबसूरत चेहरे के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। सेन वो अपनी दुनिया का किंग है, लेकिन ईवो ईवो तो उस कपड़े की तरह है जो दिखता तो बहुत खूबसूरत है, पर जैसे ही उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है वो ऊंचे भर तक का काम नहीं कर पाता। ईवो जानता था कि वो कहाँ स्टैंड करता है, और वो इसके लिए सेन को ब्लेम कैसे कर सकता है, ना ही उसे हीट कर सकता है। ये तो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था ना। ये वो जो चाहे वो पा सकता है, जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है, लेकिन प्यार वो उसे कभी नहीं मिलेगा। वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। वैसे सेन कोई बुरा आदमी नहीं था, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखने वाला पर्सन था, पोलाइट था। हीरो की हालत सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया जैसी थी, जो था तो सोने का, लेकिन एक पिंजरा था। और जिस दिन सेन को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा, वो पिंजरा खोल दिया जाएगा, फिर ईवो के सामने आसमान तो होगा, लेकिन खाली हाथ। जिस दिन सेन का प्यार उसकी लाइफ में आएगा, ईवो को बस दूर भेज दिया जाएगा। शायद उसके हिस्से के पैसे उसे मिलेंगे, शायद सेन लाइफ टाइम के लिए उसे थैंकफुल भी रहेगा। पर आगे क्या? क्या वो किसी और अमीर आदमी को ढूंढेगा? वो इतना बदलेस नहीं है। वो इस दुनिया को जानता है। सच चाहे जितना कड़वा हो, पर सच तो सच है। वो इतना भी बदलेस नहीं है कि वो एक पर्सन के गोद से उठकर दूसरे पर्सन के गोद में जाकर बैठेगा। इसलिए वो तैयारी कर रहा था, चुपचाप। जब वो पहले पहले यहाँ आया था, तब तो उसे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। वैसे इनके साथ इतनी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने के बाद धीरे धीरे वो समझने लगा था ये दुनिया कैसे वर्क करती है, पैसा कैसे वर्क करता है। ये जो लग्जरी वो पहनता है, जो कुछ भी सेन पजेस करता है, उस सब की वर्थ क्या है। पहले तो उसे लगता था कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, पर जब उसे पता चला कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ भी वो खरीदता है उस सब का वर्थ मिलियंस में होता है। जब उन्हें रीसेल करना चाहो तो लिमिटेड और कस्टमाइज आइटम्स होते हैं, जिनकी वर्थ दुगनी, कभी कभार कई गुना बढ़ जाती है। अब उसे भी इस मनी मेकिंग में इंटरेस्ट आने लगा। ऑनलाइन वेंचर्स क्या होते हैं वो सुनता था, एनालाइज करता था, मार्केट कैसा चल रहा है, टेक में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, पावर कैसे मूव करती है, पैसा कैसे सब कुछ खाता है। वैसे इनको इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
और पता करके भी वो क्या करेगा। उसके लिए तो ईगो बस एक खूबसूरत एस्थेटिक की तरह था, एक फर्नीचर की तरह जो उसके प्रेजेंस को चार चांद लगाता है। हाँ, शुरू-शुरू में ईगो को एक बार ऐसा लगा था कि ज़हान के दिल में उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स है, पर जल्द ही उसे हार्श रियलिटी का अंदाज़ा हो गया। ज़हान एक्चुअल में जेंटल है, बाकी रिच लोगों की तरह उसने ईगो का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसे अपनी बाउंड्रीज़ का बहुत अच्छे से पता है। ऐसे में ईगो का अप्रोच पूरी तरह से बदल गया। वो उन गुलाबी सपनों के पीछे दौड़ना कब का छोड़ चुका था, होप छोड़ चुका था कि एक दिन शाहजहां उसके पीछे पागल होकर उसे कहेगा कि ईगो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। वो जानता था इंसान को एक हायर की ज़रूरत है, इसलिए उसे एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है। वो बस एक दिखावा है, एक मुखौटा जिसे कभी न कभी उतरना होगा। ईगो ने होप तो छोड़ दिए, इसके बदले उसने देखना शुरू किया। फैशन वीक्स में वो सिर्फ सीएन इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट नहीं करता था, वहाँ वो ऑब्जर्व करता था। इन्वेस्टर्स के साथ जब भी डिनर होता था वो सुना करता था। निगोशिएशंस में साइलेंस को सीखता था। और शाहजहां वो ईगो की इन हरकतों को नोटिस करे, ऐसा भला क्यों ही होगा। ब्यूटीफुल फेसेस अपना एम्पायर थोड़े ही खड़ा कर सकते हैं, इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ईगो, उसकी शुरुआत धमाकेदार नहीं थी। ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ उसने पहले तो बात करना शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट से जो भी अर्निंग उसे मिलती थी, उसे शो ऑफ करने की बजाय उसने इन्वेस्ट करना सही समझा। एक अलग नाम, अलग ईमेल के साथ। हाँ, जब भी वो ऑफ ड्यूटी होता था, स्टडी किया करता था। उसने अलग-अलग मेंटोर्स रखे जो कि उसकी रियल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। 3 साल 3 साल चुटकी बजाते ही बीत गए। वो अब तक का सबसे ज़्यादा समय तक शाहजहां के साथ रहा हुआ पार्टनर था और आखिरकार वो रात आ ही गई। वो गाला जहाँ आज वो और ज़हान साथ में अटेंड कर रहे थे। आज फौरन से एक गेस्ट आने वाली थी, एक बिजनेस टाइकून, बिल्कुल ज़हान की ही तरह रिच, ओल्ड मनी पजेस करने वाली। ज़हान जो ईवो की पीठ पर पॉसेसिवली हाथ रखे हुए सबको ये एहसास दिला रहा था कि इस ओमेगा का ओनर कौन है। साथ ही साथ डील्स नेगोशिएशन में वो इतना बिजी था कि आसपास जो गुदगुदाहट हो रही है कि ये नई आने वाली ओमेगा लेडी ज़हान के लिए कितनी सूटेबल है। अगर ज़हान इस यंग बॉय के साथ नहीं होता तो शायद वो लड़की ज़हान की पार्टनर बन जाती। ज़हान जैसे इन सब चीज़ों को सुनकर भी अनसुना कर रहा था, पर ईगो, उसके दिल में क्या कोलाहल मच रहा था ये शायद बस वो ही जानता था। पर दिल की बातें चेहरे पर दिखे ये ज़रूरी थोड़ी है। उसकी एंट्री बिना किसी ड्रामा के थी, बिल्कुल शांत, डिस्टेंट, एक पुरानी यूरोपियन फैमिली से। हाँ, उसके फादर यूरोपियन थे और मदर चाइनीज़। पूरे हॉल के साथ-साथ ईवो और ज़हान की भी नज़रें उसी लेडी पर थी, जिसने आगे आते हुए मुस्कुराकर सबको ग्रीट किया। अपने सीट पर बैठी ज़हान, जिसकी नज़रें उस लेडी से हट नहीं रही थी, ईवो समझ चुका था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का टाइम आ गया है। ये लेडी, जिसे ईवो जेलस होने की कोई वजह समझ नहीं पा रहा था, ये काम थी, एलिगेंट थी और ज़हान के स्टेटस की थी, जो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो, ना कि ईवो की तरह एक गोल्ड डिगर। ऑल इन ऑल वो एक जेन्युइन पर्सन थी। जिस तरह से ज़हान उसे देख रहा था,
उस नज़र से उसने इबो को कभी भी नहीं देखा था। चॉइस एक भूत बुलाया। कोई और गाला इतनी जल्दी नहीं आया। सान अपने काम में बिजी रहा और इबो उसने अपने ट्रेस ब्रांड पर पूरी तरह से फोकस किया। हाँ, ट्रेस, जो कि वर्ल्ड वाइड हंगामा मचा चुका था। कोई नहीं जानता इसका ओनर कौन है, कोई नहीं जानता कि इसके पास इतनी वैरायटी क्यों है, कोई नहीं जानता कि हर कोई बस ट्रेस का नाम ही क्यों लेता रहता है। ट्रेस ने कोई बड़ा प्रमोशन इवेंट नहीं किया, ना ही कोई फैशन वीक्स अपनाई, पर फिर भी सभी रिच पीपल्स के बीच में ट्रेस जैसे उस मून की तरह बन गया जिसे पाना तो हर कोई चाहता है, पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पर जिसे मिल जाए उस पर से स्पॉटलाइट नहीं हटती। एक दिन एक और गाला में इबो फिर से एक बार तैयार हो रहा था। इस बार बिना किसी तामझाम के उसने अपने लिए ट्रेस के ही सभी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रखे थे, ऐसे जो अभी तक लॉन्च तक नहीं हुए थे। इबो रेडी होकर सान से मिलने के लिए पहुंचा उसके बेडरूम में। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने सान को देखकर वो एक पल के लिए चौंक गया। वो दोनों कपल आउटफिट में थे, ट्रेस के ही, जिसे इबो ने खुद डिज़ाइन करवाया था। जो आउटफिट उसका था उसी से मिलता जुलता कपल आउटफिट सान ने पहना हुआ था। ये प्योर कोइंसिडेंस था। क्या आयरनी थी। जिस चॉइस पर इबो को नाज होना चाहिए था, आज इबो उन्हीं आउटफिट को देखकर कुछ फील नहीं कर पा रहा था। उसे पता था कि मे बी आज की इवनिंग उसकी आखिरी इवनिंग हो सकती है जहान के साथ। मे बी जहान आज उसके साथ ब्रेकअप कर सकता है। उसके दिल में जो हलचल उठ रही थी वो वो चेहरे पर तक नहीं ला सकता था। उसने एक पोलाइट स्माइल के साथ सान को अप्रोच किया। सान ने हमेशा की तरह इवो से गले मिलते हुए उसके सेंट को इनहेल किया और फिर उसके सेंट ग्लैंड पर पैच लगा दिया। ये टच हमेशा की तरह काम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सान बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। इवो बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। जल्द ही उसने परफ्यूम लिया, अप्लाई किया। जान आईने में देखता हुआ बोला, ये ब्रांड ये क्वाइट इम्प्रेसिव है। इवो उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। दोनों बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। इवो ने अपनी कफलिंग एडजस्ट करते हुए कहा, ब्रांड ऐसा बनाओ कि प्रमोशन की जरूरत ही ना हो। इवो के चेहरे पर प्राउड था। सान इसे नोटिस नहीं कर पाया, पर हाँ, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली बार उसने इबो की तरफ देखा था। हाँ, सच में देखा था। दोनों फिर से एक बार तैयार होकर पार्टी में पहुंच चुके थे, जहाँ पहले से ही फैंसी उनका इंतज़ार कर रही थी। ये पार्टी जी ने होल्ड करी थी और खासकर आज वो अपने चाइना के बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने वाली थी, कुछ कोलैबोरेशंस करने वाली थी। कि वो जैसे ही पार्टी में पहुंचा, वो देख सकता था यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टुकड़ों में उसी के ब्रांड की है। हाँ, किसी के पास वॉच है, किसी के पास पर्स है, किसी के पास हील्स है, किसी के पास सिर्फ आउटफिट है। पर वो शूज से लेकर ब्रूज तक हर चीज़ ड्रेस की यूज़ कर रहा था। सेम एज सान उन दोनों के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन था जो इस लग्जरी को अफोर्ड कर सकता था। वो कोई और नहीं, सी थी। जैसे ही वो दोनों पार्टी में पहुंचे, सान ने पहली बार इबो को छोड़कर सी को अप्रोच किया, उसे हाथ मिलाया। फिर हमेशा की तरह बिजनेस की बातें होने लगी। सान और सी आपस में कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे थे। बाकी सारे लोग भी उनकी वाहवाही कर रहे थे। पहली बार इबो को इग्नोर्ड फील हो रहा था।
दिल भारी हो गया था, पर चेहरे पर एक शिकन तक आई। क्या मजाल उसकी। पार्टी खत्म हुई। वो सिटी लाइट्स को देख रहा था, अकेला, कार से अपनी विला की तरफ लौट रहा था। हाँ, इस बार सान उसके साथ नहीं था। सान सी के साथ चला गया था, पर चाह कर भी वो अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं पा रहा था। फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका। ये सब कुछ एक ड्रीम सीक्वेंस था, जो कि ईबो का सबसे पसंदीदा ड्रीम था। सान चाहे उससे प्यार ना ही करता हो, फिर भी वो एक अच्छा पर्सन था जिसने ईबो की उस वक्त पर सहायता की जब ईबो के पास एक चेहरे के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था। पर आज आज ऐसा नहीं है। आज ईबो खुद को एस्टैब्लिश कर चुका है। आज अगर जान उसका हाथ छोड़ भी दे तो ईबो कहीं गुम नहीं हो जाएगा। सब्र खत्म हो गया और ईबो की सफरिंग भी। एक गहरी सांस लेकर ईबो विला के अंदर चला गया। फ्रेश वगैरह होके उसने अपने सारे अपडेट्स ले लिए और थोड़ी फ्रेश एयर के लिए जैसे ही वो बालकनी में आया, उसने पाया जान पहले से ही वहाँ मौजूद है। पता नहीं वो कब यहाँ पर आया। आज वो काफ़ी खुश लग रहा था। ग्लास रेलिंग पर हल्के से झुकते हुए वो बाहर सिटी लाइट की तरफ देख रहा था। हाथ में दो वाइन के ग्लास थे। जैसे ही ईबो वहाँ पर पहुँचा, सैम ने एक ग्लास ईबो को ऑफर किया। ईबो ने बिना कुछ कहे उस ग्लास को ले लिया और वो भी सिटी लाइट्स की तरफ देखने लगा। सैम, जो हल्के से मुस्कुरा रहा था, उसने ईबो से कहा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ईबो ने जवाब दिया। सैम अब ईबो की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। ईबो भी अब जान की तरफ मुड़ा। पहली बार उसने भी जान की आंखों में देखा और कहा, ठीक है। वो फिर से मुड़कर सिटी लाइट्स की तरफ देखने लगा। जान अभी भी ईबो की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों की तरफ जिसमें कोई नमी नहीं थी, कोई कोई शोर नहीं था। शांत, गहरे समंदर जैसी आंखें। जान पहली बार सोच में पड़ गया। तुम गुस्सा नहीं हो? उसने पूछा। ईबो ने कहा, तुमने कोई वादा नहीं किया था, ना ही मैंने ऐसा कुछ मांगा था। तुम कब जा रहे हो? जान ने पूछा। हालांकि उसका दिल भी भर आया था। ये सवाल उसे अपनी जुबान पर गलत लग रहा था। कल सुबह, ईबो ने जवाब दिया। जान ने तुरंत कहा, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ईबो ने कहा, जानता हूँ, पर जाना तो है। कुछ देर तक उनके बीच में एक चुप्पी बनी रही। जान ने पूछा, तुमने ये प्लान करके रखा था? ईबो ने कहा, मुझे पता था कि तुम कोई बेटर पर्सन ढूंढ ही लोगे। बस मैं वो हेल्पलेस ईबो नहीं रहा। पहली बार जान को कुछ टूटता हुआ, कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा था। ये प्यार नहीं था, इससे भी वर्स था। झिझक। कुछ महीने बीत गए। सान एक दिन एक हेडलाइन देख रहा था। यंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेस के ब्रांड फाउंडर वांग ईबो को बिलियनर अंडर 30 के खिताब से नवाजा जाता है, क्योंकि उसका ब्रांड ग्लोबल मार्केट में धमाका कर रहा है। सान स्क्रीन को देखे जा रहा था, या यूं कहो घूरे जा रहा था। एक लड़का जो कभी उसका कैट हुआ करता था, उसका काइंड ऑफ टॉय था। वो वो आज उस आसमान को छू रहा है जहाँ शायद इंसान को भी मेहनत करनी पड़ रही है।
आज फिर से एक बार ड्रेस का आउटफिट पहनते हुए सान पता नहीं क्यों पर उस लोगों पर अपनी उंगलियां घुमाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आज वो पेरिस फैशन वीक में था। फिर से एक बार गाला अटेंड कर रहा था। इस बार किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले। हाँ, जी से उसने बात की थी। दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री लग भी रही थी। फिर भी जी ने थोड़ा टाइम मांगा था। जान अभी भी शिल्डर था। ईगो ना सही, जी सही, पर उसका नाम ही काफ़ी था क्योंकि जी एक केप पर्सन की तरह हमेशा उसका साथ नहीं निभा सकती थी। पर जान और जी डेट कर रहे हैं ये सभी को पता था। आज इस गाला में दोनों एक साथ थे। फिर से एक बार आमने सामने, विदाउट टचिंग, विदाउट ओनरशिप, बस दो पावरफुल लोग जो एक ही ओरिजिन के हैं एक दूसरे को देख रहे थे कैजुअली। ऐसा सभी को लग रहा था। एक गेस्ट और एक होस्ट। फाइनली जान बोल पड़ा, काश मुझे पहले समझ आ गया होता। इवो ने कहा, आप समझ गए थे, बस ये सोच रहे थे कि जब आप रियलाइज करोगे मैं तब भी इंतजार कर रहा हूँगा। सान फाइनली समझ गया था। ईगो जिसने कभी भी प्यार नहीं चेस किया था बल्कि उसे सरपास कर दिया था। कभी एक ब्यूटीफुल लड़का जिसे उसने अपने साथ रखा था ऑफर्स को अवॉइड करने के लिए, प्यार और वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, आज उसने उसे खो दिया है। जिसने कभी भी उसे चेस नहीं किया बल्कि वो खुद के रास्ते खुद बनाता रहा। सान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ईगो के सामने हाथ बढ़ाया, फाइनल गुड बाय के लिए। शायद सान दोबारा कभी भी कोई फैशन गाला एटलीस्ट चाइना से बाहर तो अटेंड नहीं करेगा। ईगो ने भी हाथ आगे बढ़ाया, पर इससे पहले कि सान उसका हाथ छोड़कर चला जाता, ईगो ने कहा, टीना, माय ट्रीट। सान चाहता मना कर सकता था पर नहीं कर पाया। एक डिनर से क्या ही हो जाएगा, ये सोचकर उसने हाँ कह दिया। ईगो वहाँ से चला गया। उसे बाकी गाला अटेंड करना था, पूरी पार्टी कवर करनी थी। सान अपने प्लेस पर वापस लौटा। कुछ ही देर में उसे एक एड्रेस मिला, एक ऐसी लाइट बिल्डिंग का जहाँ विजिट करने के बारे में सान ने सोचा था। ये ट्रेस का मेन ऑफिस था। सान उस बिल्डिंग पर पहुंचा। उसके पूरे 27 फ्लोर अलग अलग आर्ट पीसेस से भरे हुए थे जो बिलियंस में वर्क करते थे। और 28 फ्लोर पर था ईगो का घर। सान वहां पर पहुंचा। वहां के बटलर ने उसका वेलकम किया। ईगो अभी भी गाला में था पर बटलर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। उसने टूटी फूटी चाइनीज में सान का वेलकम किया, उसे बैठने के लिए कहा। सान नोट करते हुए बैठ गया पर वो बटलर सान के सामने आकर बोला, मेरा नाम जिंगी है। जान ने फिर से नोट किया। इस पर वो बटलर वापस से जान की तरफ देखने लगा। जान ने अब उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप घर का टूर करना चाहोगे? जान के माथे पर एक हल्की सी शिकन आई, पर फिर ईगो के आने तक जान करे भी क्या, तो उसने हाँ कहा। नींद की उसकी तो आंखें चमक उठी। वो जान को ऑलमोस्ट भगाते हुए किचन तक ले गया। वहां जाकर उसने कुछ इधर उधर चीजें की,
और फिर जहान के सामने एक ग्लास पकड़ते हुए कहा, ये हमारे यहाँ की स्पेशल लोकेलिटी है। जहान उसकी तरफ देखने लगा। वो अभी भी चाइनीज़ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चाइनीज़ के वर्ड इतने जंबल थे कि उससे बिल्कुल ही अलग वर्ड्स निकलते थे। जहान उन्हें समझते हुए कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इस मामूली से आदमी को प्लीज़ करने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्या सिर्फ इसीलिए कि उसे किसी भी हालत में यहाँ पर रुकना है? अभी जब बटलर जहान को पानी ऑफर कर रहा था, पता नहीं कौन सा, जहान ने चुपचाप उसे लिया, पिया, ग्लास वापस काउंटर पर रखा। वो बटलर अब कूदते फांदते आगे की तरफ चलने लगा। ये ओपन स्पेस है, ये बाथरूम है, ये लिविंग स्पेस है, ये स्टूडियो है। वो सारी चीज़ें दिखा रहा था। इंसान भी क्यूरियसली हर एक चीज़ को देख रहा था। एस्थेटिक थी सारी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान वो फोटोग्राफ करना चाहता हो। खासकर स्टूडियो, वो फोटोग्राफी का ही स्टूडियो था। इबो को फोटोग्राफी का शौक है, ये इंसान को कभी भी पता नहीं था। वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के पिक्चर्स थे, जैसे वाइल्ड लाइफ के होते हैं। पूरे 3 साल इबो जान के साथ रहा, पर जान को कभी भी पता नहीं चला कि इबो इतना अच्छा फोटोग्राफर है। न कभी इबो ने जिद की कि वो कभी बाहर जाकर फोटोज क्लिक करना चाहता है। यहाँ जिस इबो का एहसास था, वो इबो जान के लिए बिल्कुल ही अनजान था। हाँ, वो एक खूबसूरत चेहरे, सबसे हॉट बॉडी वाले इबो को जानता था, जिसके एक झलक पर कोई भी बड़ी से बड़ी डील क्रैक हो सकती है। उसका केप्ड पर्सन, जिसे ज़्यादा कुछ समझाने की सिखाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इंसान के लिए वो किसी फॉर्चून से कम नहीं था। उसका ऑरा ही बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता था। कई बार तो खुद जान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये लड़का बना किस चीज़ से है। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कोई ऐब नहीं, कोई दाग नहीं, इतना परफेक्ट कैसे? उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका लोगों के साथ घुलने-मिलने का तरीका, हर एक चीज़ इंसान के लिए मिलियन डॉलर का काम करती थी। ईगो को कभी कोई चीज़ दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि कई बार वो चीज़ें बिना कहे ही समझ जाता था। अभी तक इंसान को ऐसा लगता था कि उसने एक बेस्ट टॉय को लूज़ किया है, पर अब जब वो ईवो के घर में घूम रहा है, इंसान एक बिल्कुल नया नज़रिया रख रहा है। एक ऐसे पर्सन को देख रहा है जिसने परफेक्शन के पर्दे के पीछे अपनी वल्नरेबिलिटी को बहुत ही खूबसूरती से छुपाया था। उन फोटोज़ में इंसान देख पा रहा था एक फैमिली ओरांगुटान की, जहाँ फादर पेड़ से लटकते हुए अपनी फीमेल पार्टनर को कुछ दे रहे हैं और वो अपने बेबी को गोद में लिए हुए बैठी है। कितना प्यारा नज़ारा था। और ऐसे ही हर तरफ अलग अलग जानवर थे, पर हर एक फोटो में एक ही चीज़ पर फोकस किया गया था, फैमिली। फैमिली जो कि ईगो के पास कभी भी नहीं थी। उस स्टूडियो को पूरी तरह से देखते हुए इंसान आगे बढ़ा। आगे ईगो का बेडरूम था, पर जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोला, इंसान दंग रह गया। ये हूबहू उसके बेडरूम की कॉपी थी। वही बेड, वही अलमीरा, वही स्टडी टेबल, सारी वही चीज़ें, एग्जैक्ट सेम। क्यों? या ये बहुत ही कॉमन फैशन है? एक पल के लिए तो इंसान को ऐसा लगा जैसे सामने, वार्डरोब के सामने ईबो खड़ा है। जैसे हमेशा ईबो इस दरवाजे से अंदर आता है, सामने इंसान खड़ा होता है,
सान को एक पल के लिए डेजा वू के जैसे लगा कि सामने वो खड़ा है और सान एंटर कर रहा है। वो आगे बढ़कर सान के करीब आते हुए कह रहा है, परफेक्ट, मुझे तुम बिल्कुल ऐसे ही पसंद हो। ये तुम्हारी फ्रेग्रेंस बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड है। एक बिटरनेस से सान के अंदर छाने लगी। उसे एहसास हुआ कैसा लगता है जब आप किसी और की प्रॉपर्टी में ऐसे घूमते हो जहाँ पर आपको बस इतनी परमिशन है कि आप उसे कुछ देर के लिए देख सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं। ईगो को वो 3 साल कैसे लगा होगा। साम ये एहसास कर पा रहा था, पर वो कोई टीनेजर नहीं है कि ऐसी छोटी मोटी बातों पर आंसू बहा दे। हाँ, उसे फीलिंग्स आ रही है। ईगो का पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है। क्यों ईगो ने सक्सेसफुल होना चुना, क्यों उसके लिए उसने मेहनत की। अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहो और वो चीज़ आपको ना मिले तो बहुत दर्द होता है। इससे बेहतर आप इस काबिल बन जाओ कि वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास चली आए। ये ज़्यादा बेहतर है। इंसान को इस चीज़ का एहसास था कि ईगो ने इतनी मेहनत क्यों की, खुद का एम्पायर क्यों खड़ा किया। वो ज़िंदगी भर के लिए जहान के सहारे नहीं रह सकता था, जबकि जहान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो ईगो को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। तब भी ईगो ने स्वाभिमान चुना, शायद इसीलिए कि एक दिन वो जहान की बराबरी में आकर खड़ा रहे, ताकि जहान कभी उसे छोटा ना समझे। घर का तो खत्म हो गया और जिंगी जहान को लेकर वापस से लिविंग स्पेस में आ गया। स्टे है सर, मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन फूड बनाता हूँ, जिंगी ने कहा। तब जहान ने जिंगी की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम्हें हॉट पॉट बनाना आता है? जिंगी ने पूरा एक्शन के साथ दिखाते हुए कहा, यस यस, नूडल्स, वेजिटेबल्स, मीट, स्पाइसी एंड लेस स्पाइसी। ऐसे सारे इशारे करते करते उसने सान को बताया कि उसे वो चीज़ बनानी आती है। सान जिंगी की तरफ देख रहा था। ये लड़का ईगो से उम्र में कम है, पर यहीं पर रहता है। मे बी उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह से ईगो के लिए डिवोटेड है। जिस तरह से वो बात कर रहा था, टूटी फूटी मंडारियन, टूटी फूटी इटालियन और टूटी फूटी इंग्लिश में, उसे सान को इतना समझ आया कि जिंगी ईगो को प्रेज कर रहा है। माय मास्टर, हर चीज़ में माय मास्टर था। उसने वो फोटो कहाँ क्लिक की, उसके पीछे का थॉट क्या था, वो सब कुछ वो समझाने की कोशिश कर रहा था, जो सान ज़्यादातर समझ नहीं पाया क्योंकि ये फील्ड उसका नहीं था। उसे जितने वर्ड्स जिंगी के समझ आ रहे थे, उससे सान इतना अंदाज़ा लगा पाया कि ईगो ने हर एक फोटो अलग अलग ओकेजन पर खींची है। पर जिस तरह से जिंगी की आंखें चमक रही थी, जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा था पैशन के साथ, उसे सान समझ गया कि ये लड़का ईगो के लिए हद से ज़्यादा डिवोटेड है। सान अब वहीं बैठा बैठा इंतज़ार करने लगा और जिंगी किचन में कुछ तो उधम मचाने लगा, क्योंकि जिस तरह से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी, सान को ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी डिसेंट बिजनेसमैन का घर है। जिंगी के यहाँ से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी। एक पल के लिए तो जान को ऐसा लगा कि वो जाकर हेल्प कर दे। तभी किचन से ज़ोर से आवाज़ आई, लॉन्ग लॉन्ग। जान ने इधर उधर देखा, ये लॉन्ग लॉन्ग किसका नाम है? पर जिंगी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। तो जान ने खुद की तरफ इशारा किया। जिंगी ने हाँ में सिर हिलाया। तो जान ने कहा, क्या? जिंगी ने कहा, लॉन्ग लॉन्ग, हॉटपॉट तैयार है। जान ने पूछा, तुम्हारे मास्टर कब आएंगे? तो जिंगी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 2 दिन बाद। वो दो भी इशारे से दो समझ आ रहे थे, वरना जिंगी की लैंग्वेज समझने लायक नहीं थी। जान ने अंदाजा लगाया,
में भी 2 घंटे। शाह ने एक बार किचन की हालत देखी। जिंगी ने इसे पूरी तरह से फैला कर रखा था, जिसके बाद अभी वो उसे समेट रहा था। इधर हॉटपॉट अपने आप ही रेडी हो रहा था। शान वेट करने लगा। अभी 2 घंटे, मतलब करीब आधी रात हो ही जाएगी। तभी डोरबेल बजी और जिंगी का चेहरा खिल उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लॉन्ग लॉन्ग मास्टर। उसने दौड़ते हुए जाकर दरवाजा खोला। इवो सच में आ चुका था। जिंगी वापस से किचन में चला गया और इवो सन के सामने लिविंग स्पेस में आकर बैठ गया। कैसे हो? इवो ने सन से पूछा। सन को अब इवो कैटमैन की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसे पुराने दोस्त की तरह लग रहा था जिसे सन काफी समय बाद मिल रहा है। सन ने मुस्कुराते हुए बस नोट किया। इवो ने कहा, मैं 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ। सन ने फिर से नोट किया। तभी जी किचन से चिल्लाया, हॉट पॉट, उसे कहाँ सजाना है? तो इवो ने कहा, टेबल पर। जिंगी ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। जब तक इवो फ्रेश होकर आता है, जिंगी वो हॉट पॉट लेकर वहां से जा चुका था। सन उसे जाते हुए देख रहा था। जिस तरह से जिंगी दौड़ भाग कर रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़े फंक्शन की तैयारी हो रही है। इवो थोड़ी ही देर में बाहर आया। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर हॉट पॉट नहीं है, तो उसने जिंगी की तरफ देखा। तो जिंगी ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप दोनों बालकनी से कूद जाओ। तो इवो ने जिंगी को इशारों में कहा, मुंह बंद रखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और एक्शन में बात करो। मैंडरियन, इटालियन, इंग्लिश की माँ बहन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिंगी ने इशारों में कहा, मैं बालकनी से कूद जाता हूँ, आप एंजॉय करो। इवो एम्बेरस होकर जहान की तरफ देखने लगा और जहान की हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देखकर इवो के भी चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी जिंगी नाचते हुए बोला, आप दोनों बालकनी से कूद जाइए, मैं मुर्गी पकड़ने जाता हूँ। अब तो जहान इतने जोर जोर से हंसने लगा कि उसके लिटरली पेट में दर्द होने लगा। इवो ने कभी भी जहान को इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा था। वो जहान के सामने आ गया। तभी जिंगी ने पो किया और बोला, मैं अभी मुर्गी पकड़ के लाता हूँ। इवो ने कहा, ठीक है, अच्छे से मुर्गी पकड़ना। जिंगी ने वो किया और फिर वहां से चलता बना। जहान ने अब इवो की तरफ देखा तो इवो ने कहा, चलो बालकनी से कूदते हैं। अब जहान और इवो दोनों भी बालकनी की तरफ गए, जहां पर जिंगी ने एक डिनर डेट के जैसे इंतजाम किए हुए थे। हॉटपॉट रखा था, गर्म हो रहा था और उसकी सारी ज़रूरती चीज़ें उसके आसपास सजा कर रखी हुई थी। 2 चेयर्स थी, साथ में वाइन और बाकी सारे इंतजाम भी थे। डेकोरेशन भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। सर ने इवो की तरफ देखा तो इवो ने कहा, देखा जाए तो ये मेरा एक हेवन है, पीसफुल हेवन। लेकिन जिंगी ने यहाँ पर हमारे लिए डेट प्लान की। चलो मिस्टर लॉन्ग लॉन्ग, जहान ने कहा। तो इवो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा। जहान ने कहा, क्या इसका मतलब क्या है? जिंगी मुझे लॉन्ग लॉन्ग कह रहा था। इवो ने कहा, ओह, इसका मतलब है दोस्त, मास्टर के दोस्त। आई एम सॉरी। जहान ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खैर चलो बैठो। कहते हुए जहान ने चेयर पुल की और इवो उस पर बैठ गया। ये उनकी शुरू से आदत थी, पर अभी वो कैजुअलिटीज नहीं थी। इवो बैठते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, पर जहान वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो बिल्कुल आराम से इवो के सामने जाकर बैठ गया। अब इवो ने जहान की तरफ देखा। दोनों ने बिल्कुल परफेक्टली अपने टाल निकाले, थाइस पर रख दिए, परफेक्टली अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, ब्रोथ लिया, जैसे कि ये सारी चीज़ें शुरू से उनके इतनी ज़्यादा नस नस में समाई गई हो कि
इसके लिए अलग से ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं हो। दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे एक दूसरे के सामने एक परफेक्ट डेट पर। हाँ, पर वो डेट नहीं थी। दोनों जब अपने चॉपस्टिक्स पर ब्रोथ पकड़े हुए हॉटपॉट में डालकर एक दूसरे के सामने देख रहे थे, वेट कर रहे थे उस ब्रोथ के पकने का। इबो ने जान से नजरें मिलाए बिना पूछा, सी कैसी है? जान के माथे पर शिकन आ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, आई होप सो। इबो ने अब जान की तरफ देखा और पूछा, क्यों, तुम दोनों साथ नहीं हो? जान ने कहा, दुनिया के लिए है। इबो ने कहा, हमारे जैसे? तो जान ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, सी इंडिपेंडेंट है। वो पूरा समय मुझे नहीं दे सकती, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। वो समझ गया, वो एक अलग टर्म्स पर जान के साथ था और जी वो वो इंडिपेंडेंट है। अब जान ने ईवो की तरफ देखकर पूछा, तुम कैसे हो? तो ईवो ने कंधे उठाकर कहा, ठीक हूँ। जान ने कहा, तुमने ये कब से प्लानिंग की थी? तो ईवो ने कहा, शुरू से ही। मैं कोई केप पर्सन बन के तो नहीं रह सकता ना हमेशा के लिए। जान को एक पल के लिए गिल्टी सा महसूस हुआ कि उसने ईवो का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया है, अपने पैसों के ज़रिए ईवो को खरीदने की कोशिश की है। उसके चेहरे पर ये उदास भाव देखकर ईवो ने कहा, खुद को गिल्टी मत समझो, मेरा ये पूरा एम्पायर तुम्हारी ही देन है। जान ने चौंक कर ईवो की तरफ देखा तो ईवो ने कहा, जब मैं तुम्हारे साथ था तभी मैंने इस आइडिया पर अमल किया और जो कुछ भी मैंने सीखा वो बस बिजनेस में लगाया। दोनों अपना डिनर एंजॉय करने लगे। हल्की सी शराब, एक टेस्टी खाना और एक पुराने दोस्त का साथ। इसके बाद लोगों को फ्री होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दोनों के बीच में जो एक बाउंड्री थी वो धीरे धीरे फेंट होने लगी। इबो ने जान से पूछा, तो जी तुम्हारे साथ नहीं है? जान ने कहा, कह नहीं सकते, अभी तक उसने मुझे हाँ नहीं कहा है। ट्रेन खत्म हो चुका था पर दोनों अभी भी वहीं पर बैठे थे, बस जगह थोड़ी सी बदल गई थी। एक कॉर्नर पर एक छोटा सा सोफा रखा हुआ था। जान और इवो वहीं से पेरिस की गलियों को देख रहे थे। इवो ने आसमान में चांद की तरफ देखकर पूछा, तो तुम अभी किसी के साथ नहीं हो? जान ने कहा, टेक्निकली तो नहीं। इवो ने कहा, सो तुम डेट कर रहे हो? जान ने कहा, हाँ। इवो ने कहा, सो यू लूज योर वी कार्ड? जान ने इवो की तरफ देखा। एनीवेज डोंट माइंड, कहते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगा। जान ने कहा, डू यू लूज योर? इवो ने शार्पली जान की तरफ देखा तो जान ने कहा, ये सवाल बहुत पर्सनल है, सोच समझ कर पूछना। इवो चुप हो गया, वापस से बाहर से आती हुई लाइट्स की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता? इवो ने कहा, मिस्टर सेन शाओजहान, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ चाइना को टच करना इतना आसान है क्या? तुम्हारा क्या? जान ने पूछा। इवो ने कहा, मेरा क्या? जान ने कहा, तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिला? इवो ने कहा, पार्टनर की किसे ज़रूरत है? जान ने इवो की तरफ देखा तो इवो ने कहा, मैं इनिशियली कभी भी एंगेज होना ही नहीं चाहता था, मैं किसी के भी साथ नहीं होना चाहता था। जान को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो
अभी भी सामने वाले लाइट्स की तरफ देख रहा था। तभी सान ने अपना ग्लास साइड में रखा और वो पूरी तरह से मुड़कर ईवो की तरफ देखने लगा। ईवो को उसकी स्टेयर अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसे गलत लग रहा था कि वो जान से झूठ बोल रहा है, पर जान को वो क्या बताए कि शुरुआती दिनों में उसे जान ही पसंद आ रहा था, पर जान ने जब उसके साथ कूल ट्रीटमेंट रखा तो ईवो का प्यार पर से भरोसा उठ गया। ईवो काफ़ी देर तक अवॉइड करता रहा, पर जान ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और ईवो भी अपने दिमाग को क्लियर नहीं कर पाया। आखिरकार उसने भी वो उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास साइड में रखा और फिर जान की तरफ देखते हुए कहा, अब प्यार पर भरोसा नहीं रहा। जान अभी भी ईवो की तरफ देख रहा था, जैसे वो समझ गया हो कि ईवो की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो ही है और ईवो भी उस इनविजिबल पुल को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था जो उसे जान की तरफ महसूस हो रहा था। जब अगली बार ईवो ने पलकें उठाई और जान की तरफ देखा, अगले ही पल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। जान ईवो के होठों के सामने अपने होठ लेकर आया था, ईवो की आंखों में देख रहा था, जैसे वो परमिशन चाहता हो ईवो की। इधर ईवो का इनर पैटर्न तो कुछ अलग ही कह रहा था। जान टेक्निकली तो जी को डेट कर रहा है, लेकिन जी ने अभी तक हाँ नहीं कहा। उसे हाँ कहना चाहिए था, तो जान उसके लिए अवेलेबल नहीं होता। ये जी की गलती है कि उसने अपने मैन पर नज़र नहीं रखी, वरना वो ईवो के कमरे में क्या कर रहा होता। ईवो की इसमें कोई गलती नहीं है, ईवो बिल्कुल इनोसेंट है। वो तो बस अपने प्यार को एक चांस दे रहा है। शायद दोबारा जान कभी भी उसे नहीं मिलेगा। बस ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जब ईवो जान के साथ होगा, इसलिए ईवो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। क्या पता वापस जाने के बाद जी हाँ कह दे, जान उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। उसके बाद ईवो का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। ईवो के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, पर जैसे ही जान ने उसके फोrehead से अपना फोrehead कनेक्ट किया, ईवो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। जो सारा कन्फ्यूजन था, जो सारा टेंशन था, सब कुछ सब धुंधला हो गया और बस एक ही चीज़ ईवो को समझ आई कि जान उसके पास है, उसके साथ है और इस पल को वो किसी भी हालत में गंवा नहीं सकता। ईवो ने आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ा। जान के होठों पर अपने होठ टिकाए। जान को तो बस इसी इशारे का इंतजार था। जैसे ही ईवो ने पहल की, जान ने ईवो को सीधा गोद में ले लिया और उसे डीपली किस करने लगा, ब्रेथलेस होने तक। वो परफेक्टली टेलर्ड ड्रेस के सूट कब कहाँ कैसे गिर गए, न जान को पता चला न ईवो को। अगली बार जब ईवो थोड़ा बहुत समझ पाया, उसने खुद को अपने बेड पर पाया। जान उसे स्टेयर कर रहा था और ईवो खुद को छुपाने की कोशिश। पर अगले ही पल जैसे ही जान आगे बढ़ा, ईवो फिर से एक बार उस धुंध में खो गया। सेम अल्फा ईवो लगातार चिल्लाया जा रहा था। जान से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा था। जान विलिंगली उसे वो सब कुछ दे रहा था जो कुछ भी ईवो डिजर्व करता है। मानो वो 3 साल का जो कुछ भी बैलेंस करके रखा था, वो सारे इमोशंस, वो सारा प्यार एक ही पल में ईवो को देना चाहता हो। कुछ ही पलों में जान ईवो के ऊपर गिर चुका था, पर ईवो उसने जान को धक्का दे दिया। जैसे ही जान बेड पर गिरा, ईवो उसके ऊपर आ गया। जान चौंक कर ईवो की तरफ देख रहा था और ईवो उसे तो जैसे किसी चीज़ ने पजेस कर लिया था। उसने फ्यूरियसली जान को किस करना शुरू किया। उसके
निक पर भाग छोड़ना शुरू किया। वो उसकी सेंट ग्लैंड तक पहुंच गया, जहां पर जैसे ही ईबो ने लिख किया, जान शहर गया। पर वो तो जैसे पूरी तरह से पागल हो चुका था, पसेस हो चुका था। जान उसे काइंड ऑफ रोकने की कोशिश कर रहा था, या उसके फेस के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा था। पर वो इतना पैशनेट हो चुका था कि जान बस ईबो को ही देखे जा रहा था। आज तक कभी भी उसने ईबो को गलत नज़र से नहीं देखा। हाँ, जब भी उन्हें किसी पार्टी में जाना होता था, ईबो उसे पिक करने के लिए आता था। जान उसके सेंट को इनहेल करता था, सिर्फ इसीलिए कि उसे वो सेंट याद रहे। उसके इनर अल्फा को पता चले कि उसका एक ओमेगा है जो उसके साथ रहता है। पब्लिकली वो प्रिटेंड कर पाए कि वो इस ओमेगा के साथ है। उन फेरोमोन्स ने सान को कभी भी इतना पागल नहीं किया जितना सान का अल्फा अभी हो रहा था। जैसे अभी तक सान ने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि प्यार करना क्या होता है, अपना सब कुछ लुटा देना क्या होता है। जब ईगो का पोजीशन हद से बाहर जा रहा है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बहुत बुरी तरह से शेक कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये सब सान ने नोटिस किया तो उसने तुरंत ही उसे फ्लिप कर दिया। ईगो अब भी रोए जा रहा था, अब भी जान से डिमांड कर रहा था, और जान उसके माथे पर हाथ फिराते हुए कह रहा था, राव भाई, मैं यहीं हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसने ईगो को गले से लगा लिया, और ईगो ने अपने हाथ और पैरों से सन को पूरी तरह से जकड़ लिया। फिर से एक बार वो ईगो को प्रेशर करने लगा, पर अब ईगो काफ़ी हद तक संभल चुका था। उसके आंसू सूख चुके थे। अब जो कुछ भी था वो प्योर पैशन था। जो कुछ भी अभी तक ईगो ने इस फील्ड में देखा है, सोचा है, ईगो वो सब कुछ अभी के अभी सन को दिखाना चाहता था। यहाँ तक कि जब उसे सही से बैठा तक नहीं जा रहा था, आंखें तक नहीं खुल रही थी, तब भी ईगो सन के बदन पर हाथ घुमा रहा था। सन वो तो लगभग बेहोश ही होने वाला था। तभी ईगो की आंखें चेंज हो गई। उसके ओमेगा ने पूरी तरह से उस पर कंट्रोल कर लिया। जैसे ही सान को इस बात का एहसास हुआ, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईगो वापस से सान के ऊपर आ गया। वो ओमेगा लॉक के लिए प्रिपेयर हो रहा था। सान को जैसे ही इस चीज़ का एहसास हुआ, उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस आ गए। जैसे अल्फा नॉट करते हैं, उसी तरह से ओमेगास लॉक करते हैं जब वो अपने पसंदीदा अल्फा को अपने लिए मार्क करना चाहते हो। सान देख पा रहा था कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। क्या पता अगर आगे चलकर उसे इस बात का पछतावा हो। ये सोचकर सान ने ईगो के कंधे पकड़े और उसे जोर से शेक किया। ईगो ईगो उछलाते हुए सान ईगो को होश में लेकर आया। जैसे ही ईगो को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उसे रोका गया है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, पर कॉन्शियस में आते ही उसने सन की तरफ देखा, उसकी हालत देखी, जो कि खुद ईगो ने ही की थी। ईगो चुपचाप एक साइड में गिर गया। सन ने ईगो की तरफ देखा तो ईगो बस बुदबुदाया, चले जाओ यहाँ से, और उसने अपनी आंखें मूंद ली। सन की आंखों में आंसू थे, पर वो ईगो को मना भी नहीं कर पाया। वो चुपचाप वहाँ से उठ गया और फिर अपने कपड़े ढूंढने लगा। उसने ईगो को ब्लैंकेट उड़ा दिया, फिर एक टाल पहनकर वो बेडरूम से बाहर की तरफ निकला। उसने कपड़े कब कहाँ खोले थे उसे कुछ भी याद नहीं था, तो वो बस ढूंढने लगा तो पाया पूरी बालकनी क्लीन है। जहाँ कल हॉट पॉट रखा हुआ था वो
वाइन के बॉटल्स थी, ग्लासेस थे और इधर उधर बिखरे हुए कपड़े। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शाम को डाउट हुआ, जरूर ये चिंगे का काम होगा। वैसे तो वो थोड़ा सा उदास था क्योंकि इवो ने उसे जाने के लिए कहा है। जहान ने एक गहरी सांस ली और फिर वो किचन की तरफ चलने लगा, जहाँ पर चिंगी एक कैबिनेट के पीछे बैठकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। जहान ने जब उसकी तरफ देखा तो चिंगी ने कहा, लॉन्ग लॉन्ग, मैं तेल में फ्राई हो रहा हूँ। जहान ने उसकी बातें समझने की कोशिश की तो चिंगी ने कहा, आप मास्टर। उसने हाथ से इशारा किया, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, कि उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। तो जान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर आंखों में उदासी थी। चिंगी ने कहा, चेहरे पर मुस्कुराहट है, पर आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो जहान ने इशारे से उसे बताया कि मास्टर ने मुझे जाने के लिए कहा है। तभी चिंगी तुरंत उठते हुए बोला, आप तुरंत उनका क्रूसिफिक्शन करो। हाँ। जहान ने चिंगी की तरफ देखा तो चिंगी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मास्टर, आपसे प्यार करते हैं। जहान ने सर हिलाकर मना कर दिया तो चिंगी उसे खींचते हुए स्टूडियो में ले गया, जहाँ पर वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। उन सबको चिंगी ने हटाया। उन सभी फोटोग्राफ्स के पीछे जहान की एक पेंटिंग थी। वो किसी प्रोफेशनल की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी उस पर्सन को देखकर समझ आ रहा था कि वो जहान ही है। चिंगी अब उस पेंटिंग की तरफ देखते हुए बोला, मास्टर ने दिन रात बैठकर इसे कंप्लीट किया है। फिर उसने वो सारे पेपर्स दिखाए जहाँ पर जहान की ही पेंटिंग्स थी, लेकिन वो आधी अधूरी थी, उतनी अच्छी नहीं थी जितना ये फाइनल पीस था। चिंगी ने जहान के सामने आते हुए कहा, मास्टर, आपसे ड्रैगन बच्चे चाहते हैं, आप उनका चिरहरण मत करो। जहान के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। उसने चिंगी के पीठ पर थपथपाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मास्टर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चिंगी के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर उसने कहा, आपकी गर्लफ्रेंड? तो जहान ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, कोई नहीं है। चिंगी इस बात पर इतना ज़्यादा खुश हो गया कि सीधा जहान के गले लगा, फिर बोला, लॉन्ग लॉन्ग, मैं बहुत खुश हूँ। जहान ने पूछा, लॉन्ग लॉन्ग? तो चिंगी ने इशारे से बताया, मेरे मास्टर के हस्बैंड। लाओ कौन? जहान ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। तो चिंगी ने हाँ में सिर हिलाया। लाओ कौंग, आप जाइए, रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए फॉलिंग सूप बनाता हूँ। चिंगी चहकते हुए वहां से भाग गया। हीलिंग सूप कहते हुए सान ईवो के बेडरूम की तरफ चलने लगा। इधर ईवो बिस्तर पर बस सिसकियां ले रहा था, नींद में बड़बड़ा रहा था। तुम चले जाओगे हमेशा के लिए, मुझे पता है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। फरजान ने तुरंत ही उसे बाहों में भर लिया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बाबी, परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तभी ईवो के ओमेगा ने उस पर कंट्रोल कर लिया। ईवो ने पलटकर जान की तरफ देखा। उसकी आंखें देखते ही जान हंसने लगा। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर ईवो ने हल्की सी गर्दन टेढ़ी करके जान के उस टॉल को खींचना शुरू किया। जान ने कहा, अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस ओमेगा का सामना करूं। ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली। तुरंत ही अपने अल्फा को अनलिश कर दिया।
इधर जिंगी जो बहुत ही बेहतरीन हीलिंग सूप बना रहा था, उसे बड़ी तेज तेज आवाज़ें आने लगी। तो उसने अपने कान में हेडफोन पहन लिए और कहा, मेरे मास्टर और उनके लार्वाओं को हमेशा फ्राई करते रहना भगवान। आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और नई स्टोरी आने तक फंक्शन बबल में खुश रहिएगा। थैंक यू।